अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं वो एक ट्रेड डिसीजन नहीं था, वह एक सिग्नल था। सिग्नल ये नहीं था कि इंडिया ने कोई रूल्स ब्रेक करे हैं। सिग्नल ये था कि जब आप तेज़ी से ग्रो करने लगते हो तो आपके लिए सडनली सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या? पब्लिक को बोला गया कि ये एक इंडिया इशू है, लेकिन जो मैसेज लिखा गया वो इंडिया के लिए था ही नहीं। ये मैसेज उन सब के लिए था जो सोच रहे थे कि इंडिया फ्यूचर का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप ये बात समझ जाएंगे कि ये टैरिफ इंडिया वर्सेस यूएसए का मैटर नहीं है। यह एक रिमाइंडर है कि जब आप ग्लोबल पावर रेस में ऊपर आने लगते हो तो आपको नीचे रखने के तरीके एक्टिव हो जाते हैं। सरफेस लेवल पर पिक्चर काफ़ी सिंपल दिखाई देती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये चीज़ मेंशन करता है कि इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करता है और इंडियन ट्रेडर्स की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करने के लिए हमें टैरिफ्स लगाने ही पड़ेंगे। यह सब ऐसे बोला जाता है जैसे कि कोई अकाउंटिंग प्रॉब्लम हो, नंबर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस। और ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोली जाती, ये ऑफिशियली लिखी जाती हैं रिपोर्ट्स में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की एनुअल ट्रेड रिपोर्ट के अंदर। इन डॉक्यूमेंट्स में इंडिया को रिपीटेटिवली लेबल किया जाता है एज मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्टिव, टैरिफ हैवी इकोनॉमी एंड नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रेड इकोनॉमी। सुनने में लीगल लगता है, ऑलमोस्ट साइंटिफिक। पर यहीं पर एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है कि यदि इशू सिर्फ टैरिफ का होता तो वही लॉजिक से यह टैरिफ्स इक्वली दूसरी कंट्रीज पर अप्लाई क्यों नहीं होते? क्यों सिलेक्टिव आउटरीच? जियोपॉलिटिक्स में एक बेसिक रूल होता है, जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन एक कवर स्टोरी होती है ताकि रियल रीज़न पब्लिक डिबेट का पार्ट ही ना बन सके। जब कोई कंट्री रैपिडली ग्रो करता है, सप्लाई चेन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचता है, तभी सडनली ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो सवाल यह नहीं है कि यूएस का एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है या नहीं, बट सवाल यह है कि यूएस का एक्सप्लेनेशन पूरी कहानी क्यों नहीं दिखाता। वाई इंडिया, वाई नाउ? सबसे पहले सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, इंडिया ही क्यों और अभी क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया अब वो कंट्री नहीं रहा जिसे फ्यूचर पोटेंशियल बोला जाता था। अब वो एक प्रेजेंट थ्रेट बन रहा है। इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट एम्बिशियस। और ये बात सिर्फ इंडियन पॉलिटिशियंस नहीं बोलते। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ओपनली बोल रहे हैं इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का नेक्स्ट मेजर नोड बन सकता है। और जैसे ही यह स्टेटमेंट लिखा गया, कुछ कैपिटल्स में अलार्म बज गए। कोविड के बाद दुनिया ने एक चीज़ क्लियरली नोटिस करी कि सिंगल कंट्री डिपेंडेंसी डेंजरस होती है और सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर आया चाइना पे। कंपनीज ने न्यू स्ट्रेटेजी डिसाइड करी, चाइना +1, और +1 के अंदर इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभरा। यहाँ पर इक्वेशन चेंज होती है। जब तक आप एक आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन हो तब तक आप एसेट हो, और जब आप मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव बन जाते हो तो आप एक कंपटीशन हो जाते हो। और जियोपॉलिटिक्स में कंपटीशन का मतलब होता है प्रेशर, और टैरिफ्स इस प्रेशर का सबसे क्लीन वेपन है। नो मिसाइल्स। लोग सोचते हैं टैरिफ्स का काम है सिर्फ टैक्स बढ़ाना, लेकिन टैरिफ्स का मेन काम होता है मोमेंटम ब्रेक करना। इन्वेस्टर्स कैलकुलेशन बदल जाती है, कॉस्ट मॉडल शेकी हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिले हो जाती है। इससे ग्रोथ नहीं रुकती है, बट वो डिले हो जाती है। और जियोपॉलिटिक्स में डिले को भी एक विन की तरह देखा जाता है। तो हाँ, इंडिया की ग्रोथ भी एक फैक्टर है और चाइना से सप्लाई चेन शिफ्ट होना भी एक फैक्टर है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है।
और टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये असली गेम तब शुरू होता है जब ये ट्रेड पॉलिसी इलेक्शन स्पीचेस का हिस्सा बन जाती है, और ये जब इलेक्शन स्पीचेस का हिस्सा बन जाती है तो लॉजिक सेकेंडरी हो जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि ये टैरिफ्स का इलेक्शन से क्या लेना देना है। जियोपॉलिटिक्स का एक अनकंफर्टेबल रूल होता है। हर फॉरेन डिसीजन का एक इंटरनल ऑडियंस होता है, और यूनाइटेड स्टेट्स में टैरिफ का मतलब सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। टैरिफ्स का मतलब होता है वोट्स। यूएस की पॉलिटिक्स समझने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा रूल याद रखो कि वहाँ फॉरेन पॉलिसी से नहीं, जॉब से वोट्स जीते जाते हैं। यूएसए के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ की बेसिस पर वोट लिए जाते हैं, जैसे कि मिडवेस्ट एंड रस्ट बेल्ट, और यहीं पर प्रेसिडेंट बनते हैं और प्रेसिडेंट गिरते हैं, और यहीं पर टैरिफ्स का रोल आता है। पॉलिटिशियन बोलते हैं कि हमने आपकी जॉब्स नहीं छीनी, बल्कि जो बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन्होंने आपकी जॉब छीनी, और इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है, वो है टैरिफ्स। स्टोरी सिंपल है। इन सब वादों से जो पब्लिक का गुस्सा है उसे एक डायरेक्शन दी जाती है। इलेक्शन के टाइम पर कोई वोटर ये नहीं पूछता कि 5 साल बाद इन्फ्लेशन क्या होगी। उनका सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है, हमारी जॉब्स बचेगी या नहीं। इसलिए स्लोगन्स काम करते हैं, प्रोटेक्ट अमेरिकन जॉब्स, फेयर ट्रेड एंड अमेरिका फर्स्ट। और पॉलिटिक्स में इमोशन लॉजिक से ज़्यादा वोट लाता है। इसलिए याद रखो, टैरिफ्स का अनाउंसमेंट सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के लिए नहीं होता, वो डोमेस्टिक वोटर्स के लिए भी एक सिग्नल होता है। अब सवाल उठता है कि इंडिया ही क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेफ टारगेट है। मिलिट्री अलाय नहीं है तो बैकलैश लिमिटेड होगा, एनिमी भी नहीं तो एस्केलेशन कंट्रोल में, और इंडियन एक्सपोर्ट्स का साइज़ इतना बड़ा है कि हेडलाइंस बन जाएगी, पर इतना क्रिटिकल नहीं कि सिस्टम कोलैप्स हो जाए। परफेक्ट पॉलिटिकल पंचिंग बैग। इसलिए एक चीज़ याद रखो, इंडिया कोई विलेन नहीं है, इंडिया एक कैरेक्टर है। स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है और उस स्क्रिप्ट की ऑडियंस कहीं और बैठी है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक इलेक्शन पॉलिटिक्स होती तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलग अलग डेकेड्स में सेम पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं, और जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जब भी यह पॉलिसी सेम ही क्यों रहती है। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे यह पैटर्न डिफरेंट कंट्रीज़ पर भी अप्लाई करेगा। अगर आपको यह लग रहा है कि जो इंडिया के साथ हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, तो हमें हिस्ट्री को उठाकर देखना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के अंदर न्यू प्रॉब्लम्स कम ही दिखाई देती हैं, लेकिन हिस्ट्री रिपीट होती है। जापान, द फर्स्ट वार्निंग शॉट। 1980s का अमेरिका याद करो। उस टाइम एक कंट्री थी जो साइलेंटली सबको आउट परफॉर्म कर रही थी, और वो थी द जापान। जापानीज़ कार्स अमेरिकन रोड्स पर चल रही थी। जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिकन होम्स में घुस चुके थे, और फिर एक दिन नैरेटिव चेंज हुआ। जापान अनफेयर ट्रेड कर रहा है, अमेरिकन जॉब्स डेंजर में है। रिजल्ट, ट्रेड कंप्लेंट्स, टैरिफ्स, नेगोशिएशन टेबल पर प्रेशर। ऑफिशियल लाइन एक ही थी, वी आर जस्ट रिस्टोरिंग फेयर ट्रेड। जर्मनी, सेम मूवी डिफरेंट एक्टर। कुछ साल बाद कैमरा शिफ्ट हुआ यूरोप की तरफ। अब नंबर था द जर्मनी, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, ट्रेड सरप्लस। और फिर वही फैमिलियर शब्द वापस आए, करेंसी एडवांटेज, अनफेयर कॉम्पिटिटिवनेस, नो टैंक्स, नो वॉर्स, बस इकोनॉमिक प्रेशर, क्वांट एडजस्टमेंट। पब्लिक को बोला गया सिस्टम के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। चाइना, द लाउडेस्ट वर्जन। फिर आए वो चैप्टर जो सबको याद है, चाइना, फैक्ट्रीज, चीप मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल डोमिनेंस। इस बार सिर्फ ट्रेड इम्बैलेंस नहीं बोला गया आईपी थ्रेड, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, और फिर मैसिव टैरिफ्स, ओपन ट्रेड वॉर, ईयर्स ऑफ एस्केलेशन। पब्लिक एक्सप्लेनेशन, रूल्स क्या अंदर है,
फेयर कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। हर केस में एक सिंपल टेम्पलेट फॉलो होता है। सबसे पहले कंट्री रैपिड ग्रोथ करता है, अच्छे नंबर्स हिट करता है, फिर एकदम से कंप्लेन आती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टैरिफ्स एक्सेट्रा। उसे नेगोशिएशन टेबल पर लाया जाता है, कंट्री को प्रेशराइज करा जाता है और एंड में पब्लिक को यह बोला जाता है कि रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक हार्ड ट्रूथ समझना ज़रूरी है। पावरफुल कंट्रीज रूल्स डिसाइड करती है और उन रूल्स को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर यूज़ करती है, और जो इमर्जिंग कंट्रीज होती है उन्हें वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पर क्वाइटली एंट्री होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। थियोरेटिकली WTO को डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन WTO का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। पैनल क्रिएशन, डिस्कशन और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तब तक वह चीज़ बहुत डिले हो चुकी होती है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा खींच लेते हैं, मोमेंटम टूट जाता है और वो कंट्री का लॉस होता है। तो जब हम इंडिया का केस देखते हैं तो हमें यह सवाल आता है कि जो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकालें, इंडिया का क्या एंड गेम रहेगा और इससे आपको कैसे अफेक्ट होगा। अब सीधी बात करते हैं। यह स्टोरी सिर्फ एक्सपोर्ट नंबर्स, GDP चार्ट्स या गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। इसका असर सीधा ज़मीन पर पड़ता है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पुश कर रहा है, फैक्ट्रीज आ रही है, सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो रही हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ स्लोगन नहीं रहा, पर जब टैरिफ्स लगते हैं तो फॉरेन कंपनीज एक सेकेंड के लिए रुक जाती हैं। प्लान कैंसिल नहीं होते, बस डिले होते हैं, और डिले का मतलब होता है जॉब लेट, सैलरी लेट एंड ग्रोथ लेट। एंड जियोपॉलिटिक्स में डिले भी एक लॉस होता है। और सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट, आपको यही लगता होगा तो यह सब चीज़ गवर्नमेंट ही दिखेगी, लेकिन एट द एंड वो सब चीज़ें कंज्यूमर पर ही आती है, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है, सैलरी ग्रोथ लेस होती है, और ऐसे में वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कंज्यूमर्स को। इसलिए टैरिफ्स का असली नुकसान सिर्फ हेडलाइंस में नहीं छुपा, वो टाइम, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ में भी दिखता है। तो यहाँ आकर मैं आपसे बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसे US वर्सेस इंडिया की लड़ाई की तरह मत देखिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कोई स्कूल की डिबेट नहीं होती जिसमें कोई राइट और कोई रॉन्ग होता है। असली क्वेश्चन यह नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स सही है या इंडिया गलत है। तो असली क्वेश्चन यही है कि यह सिर्फ टैरिफ था या लॉन्ग टर्म प्रेशर स्ट्रेटेजी का फर्स्ट विजिबल मूव है। तो यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एज अ नॉर्मल सिटीजन होने के नाते, जैसे कि हमने देखा कि यह चीज़ एक पैटर्न फॉलो कर रही है और इसके कारण हमारी जॉब्स, बिजनेस और फ्यूचर डिसीजंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड डिसीजन आज एक क्लोज रूम में लिए जाते हैं। वहाँ डिस्कशन होते हैं जहाँ रूल्स, डिस्प्यूट्स और अपील की जाती हैं। इंस्टीट्यूशंस जैसे WTO और मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स का नाम लिया जाता है, पर ग्राउंड पर रियलिटी यह होती है लीगल प्रोसेसेस स्लो होते हैं, प्रेशर इमीडिएट होता है, और जब प्रेशर का यूज़ किया जाता है तो इम्पैक्ट सबसे पहले इमर्जिंग इकोनॉमीज और कॉमन सिटीजन पे पड़ता है। तो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से यह एक इकोनॉमिक्स मूव था या जियोपॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक्स का मास्क पहना हुआ था। आपके हिसाब से इंडिया का काउंटर मूव क्या होना चाहिए? मैं आपके सजेशंस खुद ध्यान से पढ़ूंगा और हो सकता है कि आपके सजेशन से ही अगली वीडियो स्टार्ट हो। तब तक के लिए धन्यवाद।